अमावस की वो काली रात अजीब सा सन्नाटा ओढ़े लेटी हुई थी। रात के 11 बज रहे थे। बीच बीच में कभी कुत्तों के भौंकने या कभी उनके रोने की आवाज़ आती तो सन्नाटा भंग होता। उस स्याह काली रात के अंधेरे में जन दुनिया नींद के आगोश में थी। तब शमशान में स्थित सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ हलचल हो रही थी, जिससे शमशान में दिन में भी लोग आने से डरते हैं। और उसी शमशान के पीपल पेड़ के नीचे 28-29 साल का एक नौजवान सूर्यकांत बहुत ध्यान से कुछ तैयारियों में जुटा हुआ था। उसके मोबाइल का टॉर्च जला हुआ था और उसने उसे एक पेड़ के नीचे एक पत्थर से टिका कर रखा था। टॉर्च की रोशनी में वह थैली में देखता है। थैली से कुछ सामग्री निकाल निकाल कर पेड़ के नीचे इकट्ठा कर रहा था। कुछ ही देर में वह अपने साथ लाए झोले का सारा सामान जमीन पर निकाल चुका था। शराब की बोतल, तेज गंध वाला इत्र, काला कपड़ा, आटा, कोयला, एक काला मुर्गा, माचिस और एक लोहे की छुरी। सूर्यकांत ने अपने सारे वस्त्र के स्थान पर उतारे और नंगास्था में वहां आ गया। फिर उसने गोला घेरा बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने आटे का घेरा बनाया, उसके बाद कोयले का घेरा। तीनों घेरे तैयार होने के बाद वह उस घेरे के अंदर पालथी मारकर बैठ गया। कुत्तों के रोने की आवाज़ बंद हो गई थी, हालांकि बीच बीच में मुर्गे की आवाज़ आती। पेड़ के ऊपर को जुगनू मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पेड़ की डाली पर कोई बल्ब बांध दिया हो। लेकिन सूर्यकांत इन सब बातों से बेखबर पूरी तालीनता से वो कर रहा था जिसके लिए वो यहाँ आया था। सूर्यकांत बहुत सावधानी से अपने साथ लाए इत्र को चारों दिशाओं में छिड़क रहा था। फिर बचे हुए इत्र को उसने अपने बदन पर मल लिया और समय थोड़ी हवा चलने लगी, इसलिए दीपक जलने में उसे दिक्कत हो रही थी। लेकिन 3-4 बार की असफल कोशिश के बाद उसने माचिस से पहला दीपक को जलाया। फिर धुआं तुरंत ही वहां फैलने लगा। फिर उसने लोहे के चाकू को ध्यान से देखा। मन ही मन कुछ बुदबुदाया। कुछ पलों के बाद पंखों की पौड़ाहट की आवाज़ ने सन्नाटे को पेड़ से बांध दिया और फिर से वह छा गई। वही खामोशी। वह भी अब बिल्कुल शांत हो गया था। उसकी आंखें बंद थीं और वह साधना में लीन हो गया था। पिछले 1 सप्ताह से वह हर रात शमशान में आकर यही प्रक्रिया बार बार किए जा रहा था। हर रात सभी सामग्रियों के साथ वह शमशान में आता और आधी रात से साधना शुरू कर देता। यह साधना सुबह के 3 बजे तक चलती है। फिर वह वापस अपने घर लौट जाता है। लेकिन आज जब उसने अपनी साधना समाप्त की तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, कुछ नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं, सब का सब गलत है। 1 सप्ताह हो गए लेकिन अब तक कोई अनुभव नहीं हुआ। मैं कल से साधना के लिए नहीं आऊँगा। सूर्यकांत का ये धैर्य जवाब दे रहा था। और इसका पहला कारण तो ये था कि उसने जिस उम्मीद के साथ साधना की थी उसका फल उसे नहीं मिल रहा था। और दूसरा कारण था पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत पिशाच का भी वास होता है। उनके प्रकोप से बचने के लिए ही वह साधना के समय 3 घेरे बनाया करता। भूत से तो बच जाता, लेकिन रात को निकलने वाले कीड़े उसे लहूलुहान कर देते थे। वह साधना तो करता, लेकिन डर से वह बेचैन हो जाता। हर दिन उसका शरीर रक्त से भर जाता। उन कीड़ों के काटने के कारण उसके पूरे शरीर पर लाल लाल निशान उभर गए थे। जितनी उम्मीदों से सूर्यकांत ने साधना शुरू की थी, उन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। 1 सप्ताह बाद भी उसके हाथ खाली थे। उसके हाथ की रेखाएं अब भी उससे नाराज थीं। अगले रोज वह साधना के लिए शमशान नहीं गया, लेकिन उसका नहीं जाना उस पर एक बड़ी मुसीबत बनकर टूटा। आधी रात को उसे लगा कि उसे किसी भी हवा में उठाकर नीचे फेंक दिया। उसने चारों ओर देखा और बोला, कौन है? और इधर उधर देखा तो उसे कोई नज़र नहीं आया। उस रात उसके साथ 3 बार ऐसा ही घटा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रात को डरते डरते वह किसी तरह सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसके मुंह से भयानक चीख निकल गई। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं थे। उसका पूरा शरीर फेसिंग वाले नुकीले दांतों से बंधा हुआ है, जिसके कारण ही उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। साथ ही उसके घाव पर मक्खियां भिनभिना रही हैं और वही एक तरफ से मक्खियों को भगाता है तो मक्खियां दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती। उसके शरीर से निकलता खून धीरे धीरे जमीन पर इकट्ठा हो रहा था। उसके घाव पर मंडराने वाली मक्खियों ने अब अपना स्थान बदल दिया था और अब वह जमीन पर जमा खून पर भिनभिनाने लगी थी।
यह देखकर सूर्यकांत जोर से चीखता है, लेकिन ये क्या। इसके बाद उसकी नज़र अपने शरीर पर जाती है तो वह देखता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। ना तो उसका शरीर बंधा हुआ है और ना ही उसके शरीर से खून निकल रहा है। वे मक्खियाँ भी तो कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। अगली रात भी उसके साथ वही हुआ, लेकिन इस रात का अनुभव पिछली रात से भी भयानक था। आधी रात के बाद उसे ऐसा लगा कि कोई स्त्री उसे लगातार घूरे जा रही थी और उसे स्त्री के मुंह से रक्त की बूंदें टपक रही हैं। मांस का एक टुकड़ा उसे स्त्री के मुंह में है और जब सूर्यकांत की नज़र उसके शरीर पर जाती है तो वो देखता है कि वह मांस का टुकड़ा उसी के शरीर से नोचा गया है, जिसके कारण खून की धार फूट पड़ी है और उसकी चादर उसके खून से भर गई है। दर्द और दहशत में आकर वह जोर जोर से चिल्लाता है तो आसपास की सारी चीज़ें उसे फिर से सामान्य दिखाई देने लगती हैं। लगातार घट रही घटनाएं उसे पागल बना रही थी। एक दिन जब वह उदास सा कमरे में बैठा अपने पंखे को गौर से देख रहा था, तभी उसे कुछ याद आता है। सूर्यकांत को अपनी गलती का एहसास होता है। उस रात वह फिर से शमशान में साधना के लिए चला जाता है। 2 दिन तक उसके साथ कुछ नहीं घटता, लेकिन तीसरे दिन से उसे ऐसा लगता था कि जब वह मंत्र जाप कर रहा होता है तो कोई औरतें बातें कर रही हैं, लेकिन वह क्या बातें करती हों उसकी समझ में यह नहीं आता। उसे यह एहसास अब हर दिन होने लगा था कि कहीं औरतें उससे पास आकर बातें करती हैं, लेकिन वह अपनी आंखें नहीं खोलता था। साधना के कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात उसे ये समझ में नहीं आता है कि मंत्र जाप के समय कोई औरत नहीं बल्कि सिर्फ एक औरत की आवाज़ उसके कानों में आ रही है, जो उससे कह रही है, ये सब क्यों कर रहा है, तू मार दूंगी, चला जा, अभी चला जा, जा यहाँ से। आज तुझे पता नहीं तो क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, तू मार दूंगी मैं तुझे। सूर्यकांत डर से कांपने लगता है, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली और मंत्र जाप करता रहा। अगले दिन से तो उसे वो आवाज़ें और भी तेज सुनाई देने लगी। उसे ऐसा भी लगता कि एक साथ पायल की आवाज़ें आ रही हैं तो कभी चूड़ियों की। इसी बीच उसे ये भी एहसास होता है कि उसकी पीठ पर कोई अपने नाखून से खरोंच रहा है। कुछ महीने बाद अपने बड़े से बंगले में बैठा सूर्यकांत चिमनी में ताके जा रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी। बीच बीच में वह कस लगाता, फिर वो कहीं खो जाता। फिर वह मन में कहता है, सब कुछ तो पा लिया है मैंने, यही चाहिए था ना मुझे, लेकिन फिर भी ये अशांति कैसी है। मेरे मन में क्यों ऐसा लगता है कि जेबें भरी हैं, लेकिन अभी मैं बिल्कुल खाली हूँ। कुछ वैसा ही जैसे खालीपन कुछ महीने पहले था। अब सब कुछ उसके दिमाग में फ्लैशबैक में चालू होता है। कुछ दिनों पहले की बात है। शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में रखी एक किताब पर सूर्यकांत की नज़र गई। उस किताब के फ्रंट पेज पर बनी तस्वीर ने जैसे उसके ऊपर जादू कर दिया। वह बिल्कुल सम्मोहित सा होकर वह किताब पढ़ने लगा। 10 बजे दिन में से पढ़ने का शुरू हुआ सिलसिला रात के 9 बजे तक चलता रहा। सूर्यकांत उस किताब में लिखी एक एक लाइन को जैसे जैसे पलटा जा रहा था, उस किताब के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता जा रहा था। रात के 9 बज गए थे, इसलिए 2-3 और लोग ही उस समय लाइब्रेरी में थे। लाइब्रेरियन बाहर लाइब्रेरी की टिक टिक करती बड़ी सी पुरानी घड़ी को देख रहा था। उसका बस चलता तो वह खुद घड़ी के कांटों को अपने हाथों से बढ़ाकर सालाना बजा देता, क्योंकि 9:30 बजे लाइब्रेरी के बंद होने का समय होता है। लाइब्रेरियन का घर यहाँ से बहुत दूर था और वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी घर पहुँचे, क्योंकि आज उसकी शादी की सालगिरह थी। सूर्यकांत किताब में खोया हुआ था। तभी उसके मोबाइल की फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन की ओर देखा तो उसमें लिखा आ रहा था, नागपाल गोली। वह फ़ोन की ओर देख रहा था। वो सोच रहा था कि फ़ोन उठाया न उठाए। इतनी देर में लाइब्रेरी में जो भी लोग बैठे थे सभी उसकी ओर घूमने लगे। लाइब्रेरियन का मूड तो पहले से ही खराब था और उसने भी सूर्यकांत की ओर गुस्से से देखा और इशारे में उसने लाइब्रेरी के उस बोर्ड की तरफ उसे देखने को कहा जिसमें लिखा था कि लाइब्रेरी में मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ रखें या साइलेंट मोड में। सूर्यकांत ने आंखों में उसे सॉरी कहा और फ़ोन लेकर लाइब्रेरी से बाहर आ गया। फ़ोन रिसीव करते ही नागपाल ने सूर्यकांत को हड़बड़ाते हुए कहा, नागपाल, अबे फ़ोन कॉल उठाने में इतनी देर क्यों कर रह दी? सूर्यकांत, वो लाइब्रेरी में था भाई। नागपाल, भाई गया तेल लेने, बता पैसे कब दे रहा है? सूर्यकांत, थोड़ी मोहलत और दे दो भाई, जल्द ही पूरे पैसे चुका दूंगा।
नागपाल मोहलत मोहलत सुनकर मेरे कान पक गए हैं। पैसे ब्याज पर लेकर अय्याशी कर ली। अब पिछले 3 महीने से मोहलत मोहलत कर रहा है तू। कान खोलकर सुन ले, मैं अगर पैसे देना जानता हूँ तो हलक में हाथ देकर पैसे निकलवाना भी जानता हूँ। थोड़ा समय और दे दो भाई, आपको ऐसा करने की नौबत नहीं आएगी। सूर्यकांत फ़ोन पर गिड़गिड़ाने लगा। नागपाल ने 1 महीने का और समय दे दिया, लेकिन साथ ही ये धमकी भी दी कि 1 महीने बाद अगर उसके पैसे उसने वापस नहीं लौटाए तो उसके ऊपर तो तेजाब डाल देगा। नागपाल की क्रूरता से बारे में सूर्यकांत को बिल्कुल पता नहीं था। पिछले 3 महीने से वह अजीब सी मेंटल ड्रामा की स्थिति से गुजर रहा था। एक पल तो उसका मन करता कि वह कहीं भाग जाए, लेकिन नताशा को छोड़कर वह कैसे भाग सकता था। नताशा सूर्यकांत की गर्लफ्रेंड थी और वह उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। यह बात नागपाल जानता था, इसलिए उसके आदमी नताशा पर हमेशा नज़र बनाकर रखे हुए थे। सूर्यकांत शहर के सबसे बड़े होटल में वेटर का काम करता था। हर दिन सैकड़ों अमीर लोग उसे होटल में आते और अपना समय बिताते। वह अमीर लोगों की लाइफ स्टाइल से बहुत प्रभावित था और उनकी लंबी लंबी और बड़ी बड़ी गाड़ियों के ख्वाब उसकी आंखों में बस गए थे। वह भी उनकी तरह ही अमीर होना चाहता था। 6 महीने पहले अमीर बनने की उसकी ये चाहत उसे शहर के सबसे बड़े जुए के अड्डे तक ले आई। उस दिन सूर्यकांत का शायद भाग्य भी प्रबल था, तभी तो जुए के अड्डे पर काठ की सारी पत्तियां उसके फेवर में आई। जेब में लाए पैसे से 4 गुना कमाई करके वो अपने घर लौटा। उन पैसों से पहली बार उसने नताशा को एक महंगा गिफ्ट खरीद कर दिया। नताशा, गोल्ड इतना महंगा नेकलेस? सूर्यकांत, तुमसे महंगा नहीं है जान। नताशा, तुम्हारी इसी अदा पर जान देने का मन करता है। आई लव यू सूर्यकांत। कमाई का ये शॉर्टकट उसे बेहद पसंद आया। हर हफ्ते वो जुए के उस अड्डे पर जाने लगा। उन दिनों उसकी किस्मत उसके साथ थी, इसलिए उसने 1 रुपये भी नहीं कमाए और लगातार हो रही इन्हीं जीतों ने उसका मनोबल बढ़ा दिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। हालांकि उसने नताशा को कभी ये नहीं बताया था कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी। उसने सिर्फ ये बोला कि वो कोई बिजनेस कर रहा है। उसे एक तरफ से घमंड हो गया था कि ताश के पत्ते तो उसके गुलाम हैं, वह हर बाजी जीतेगा, लेकिन हर बार जुए में जीतना संभव तो नहीं था। एक बार हारने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो वो अपनी सारी जमा पूंजी हार गया। तब उसने उधार लेकर जुआ खेलना शुरू कर दिया। पहले तो थोड़े पैसे उधार लिए, धीरे धीरे ये रकम 5 लाख पहुंच गई और उसी रकम की उगाही के लिए नागपाल उसे बार बार धमकी दे रहा था। नागपाल से बात कर सूर्यकांत लाइब्रेरी के अंदर गया। उसके माथे पर अब भी पसीना चमक रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों एक संतोष भी उसके चेहरे पर दिख रहा था। अभी कुछ देर पहले तक वो जिस किताब में डूबा हुआ था उसे लग रहा था कि वो किताब उसकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। उसने वो किताब इश्यू करवा के ली तो उसने उस किताब का अध्ययन किया और उसने तय किया कि वह उस किताब में लिखी साधना करेगा। वह यहाँ चीनी साधना करेगा और अपनी सारी मुसीबत से न सिर्फ पीछे छुड़ाएगा बल्कि शहर का सबसे अमीर आदमी भी बनेगा। सूर्यकांत के सारे कर्ज उतर गए थे। एक एक पैसे के लिए तरसने वाला सूर्यकांत आज महंगी गाड़ियों में घूमने लगा था। बड़े से बड़े बंगले में वो रहने लगा था। एक बड़ी सी फैक्ट्री का वो मालिक भी था। अब जो चीज़ उसे पसंद आ जाती वह उसकी हो जाती। बड़ी बड़ी पार्टियों में वो जाता, महंगी से महंगी शराब पीता। हालांकि इन पार्टियों में कोई औरत अगर सूर्यकांत के करीब आने की कोशिश करती तो वह औरत कुछ पलों बाद उसे मरी हुई मिलती। सूर्यकांत की ये सब बहुत अजीब तो लगता, फिर उसे शमशान साधना की वो आखिरी रात याद आती। यह उसकी साधना का ही 41वां दिन था जब यक्षिणी उसके सामने प्रकट हो गई थी। उसके आने से वहाँ पर इतनी रोशनी हो गई कि सूर्यकांत की आंखें चौंधिया गईं। हालांकि उसने तब भी अपनी आंखें नहीं खोली। यक्षिणी ने उससे कहा, सूर्यकांत मैं आ गई हूँ, अपनी साधना समाप्त करो। सूर्यकांत ने जब अपनी आंखें खोली तो सामने खड़ी उस औरत को वो देखता ही रह गया। इतनी सुंदर औरत न तो उसने कहीं देखी थी और ना ही किसी से ऐसी औरत के बारे में सुना था। सूर्यकांत, इतना घूर कर देखने की ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी। तुम्हें मुझे बिना विवाह किए अपनी पत्नी की तरह रखना होगा। तुम मुझे हर वो सुख दोगे जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। तुम्हें हर रात मेरे साथ कच्चे मांस और शराब का सेवन भी करना होगा। बदले में संसार की बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तु मैं तुम्हें दूंगी। और हाँ, आज के बाद किसी और औरत को सपने में भी पास नहीं आने देना, नहीं तो मैं उसे मार दूंगी।
सूर्यकांत उस समय इतना खुश था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यक्षिणी उसे क्या कह रही है। वह तो बस उसे घूरे रहा था और उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। सूर्यकांत की दुनिया बदल गई थी। यक्षिणी उसके मन मुताबिक खुशी उसे दे रही थी। बदले में सूर्यकांत को भी यक्षिणी के साथ हर वो चीज़ करनी होती जो वो चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान की फितरत है कि जब उसके पास ये चीज़ नहीं होती तो वो उसके लिए परेशान हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसके पास वो चीज़ आती है तो वह फिर उसे वैल्यू कम हो जाती है। सूर्यकांत के पास सब कुछ था लेकिन फिर भी वो अकेला था। वह चाहता था कि वह अपना घर बसा ले। अब यक्षिणी के साथ विवाह तो नहीं किया जा सकता था, वह पत्नी की जगह तो नहीं ले सकती थी। 7-8 महीने उसे अय्यासी भरा जीवन और यक्षिणी का साथ बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब ये चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगती थी। वह बोर हो गया था इन सब से। उसे अचानक नताशा की याद आने लगी। हालांकि बीच में नताशा उससे मिलने आई थी, लेकिन वह उस समय खुद नहीं इतना डूबा हुआ था कि उसने उसे इग्नोर कर दिया। नताशा को लगा कि पैसे आने के बाद सूर्यकांत बदल चुका है, लेकिन अब नताशा के बिना वह रहने वाला था। उसके आगे उसका मुस्कुराता चेहरा घूमने लगा था। नताशा के नर्म हाथ जब उसके गालों को सहलाते थे तो वह दुनिया की सारी टेंशन भूल जाता था। और उसके साथ चाय की टपरी पर बैठना, बाइक में फुल स्पीड पर घूमना, सड़क किनारे खड़े होकर दोनों का गोलगप्पे खाना और सारी दुनिया भूल जाना उसे पुरानी सारी यादें परेशान करने लगी थी। एक दिन वो तैयार होकर नताशा से मिलने उसके घर जा रहा था। तभी यक्षिणी ने उसका रास्ता रोका और उससे प्यार करने की इच्छा जताई, लेकिन सूर्यकांत का मन यक्षिणी से पूरी तरह भर गया था। उसने उसके आगे हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझे माफ़ कर दो, अब मुझसे तुम्हारी सेवा नहीं हो पाएगी, मुझे मेरी नॉर्मल लाइफ वापस चाहिए। सूर्यकांत ये भूल गया था कि यक्षिणी उसके द्वार पर खुद नहीं आई थी, उसने उसे बुलाया था। वह इस किताब में लिखी ये बात भी भूल गया था कि यक्षिणी को सिद्ध तो किया जा सकता है लेकिन उसे भुलाया नहीं जा सकता। और यक्षिणी की मांग इनकार करना मतलब बर्बादी की शुरुआत में पूरी कहानी घर से लिखवाने की वाला था, क्योंकि मोबाइल की घंटी बजी। किसी ने उसे बताया कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। सूर्यकांत भागा भागा अपनी फैक्ट्री की ओर गया, लेकिन वहाँ तो वह सिर्फ राख बची थी। उसे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। ये सब यक्षिणी को किए इनकार का ही परिणाम है, लेकिन अब उसे उस फैक्ट्री का मोह नहीं था, बस उसे नताशा चाहिए थी। वो नताशा के घर पहुंचा। बहुत देर तक उसने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अचानक उसकी नज़र दरवाजे पर लटकी ताले पर गई। यहाँ ताला तो लटका है, लगता है नताशा कहीं बाहर गई है। वह वापस लौटने ही वाला था कि तभी दरवाजे का ताला अपने आप खुल गया। वह कमरे के अंदर गया। उसने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि नताशा पंखे से लटकी हुई है, उसकी आंखें बाहर की ओर आ गई हैं और उसकी गर्दन को हार लगी हुई है, उसकी जीभ बाहर की ओर है और उसी कमरे में यक्षिणी नताशा को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हो रही है। सूर्यकांत ने आगे बढ़ने के लिए, तरक्की पाने के लिए शॉर्टकट का सहारा लिया, लेकिन अंत में उसके हाथ खाली के खाली रह गए। दोस्तों, सूर्यकांत ने आगे बढ़ने के लिए, तरक्की पाने के लिए शॉर्टकट का सहारा लिया, लेकिन अंत में उसके हाथ खाली के खाली रह गए। दोस्तों, तरक्की किसे पसंद नहीं, कौन नहीं चाहता कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उसके कदमों में हों, लेकिन उसके लिए सूर्यकांत जैसे शॉर्टकट को आजमाने से पहले इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि इसकी बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। प्लीज़ इस कहानी की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है।